जरूरत? मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए हैं उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद इस चैनल का, यही मकसद इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी नहीं है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने देखा जंग के हालात, क्या हालात सूरत इख्तियार कर लिए इस जंग ने। आपने देखा कि पहले मुज़ाकरात की बात हो रही थी, उसके बाद मुज़ाकरात ही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि आप लोग को भी देख रहे हैं कि है ना, कहते हैं ना, मुज़ाकरात किस सूरत में होंगे। ईरान के ऊपर इस कदर धमकियों के बारिश कर देते हैं ट्रंप साहब। अभी थोड़ी देर में कोई बयान देते हैं और थोड़ी देर के बाद उनका बयान चेंज होता है, तकरीबन 15 मिनट के बाद ही। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब का दिमाग जो है ना, बिल्कुल लगता है कि वो दिमाग से बिल्कुल फारिग हो गए, टेंशन के अंदर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे क्या कहते हैं, डीजी बैंड को बिठाने के बाद प्लेन में बिठाया गया, पूरा वीडियो पूरे दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया। कवर करने के बाद बताया कि डीजी बैंड इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो अलग कहानी थी कि ईरान से मुज़ाकरात हो रहा है, ईरान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये अलग कहानी थी। मगर यहाँ से ये पता चल रहा था कि डीजी बैंड बैठ गया और जाने वाला है। और जब नहीं पहुंचे तो पता चला उन्होंने जहाज से उतरवा लिया, और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं पूरे मीडिया पे। ट्रंप साहब पूरी दुनिया पे गुस्सा उतार रहे हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया को कह रहे हैं कि ये मीडिया बहुत गलत खबरें देता है और इस मीडिया को बैन कर देना चाहिए। इस मीडिया ने कैसे ये खबर दे दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि मीडिया ऐसे झूठी खबर कैसे देगा। मीडिया तो इस वक्त एक पल पल की खबरें सारी दुनिया को बता रहा है, और सारी दुनिया इस पल पल की खबर के लिए के इंतजार में है कि क्या होने वाला है। इसलिए कि कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग कंटिन्यू चले। हर कोई यही चाह रहा है कि किस तरह ये जंग को स्टॉप होना चाहिए। इसलिए कि दुनिया के पूरे खत्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ये ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह हमारे बहुत सारे शो में हमारे कॉलर ने आके आपको बताया कि ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं है, बल्कि ये जंग इसराइल की है। इसराइल के कहने पे ही ट्रंप साहब ने ये स्टेप लिया था, जबकि उनके अपने लोग उनको मना कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे। व्हाइट हाउस में जब मशवरे किए गए, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट रखा तो उस प्रोजेक्ट को सबने रिफ्यूज कर दिया था, किसी सूरत भी नहीं। मगर ट्रंप साहब ने एक नहीं सुनी और उन्होंने अपने दोस्त का साथ देते हुए, इसराइल का साथ देते हुए जंग करवा दी। अब करवाने के बाद अब उनके हलक में ये जंग आ चुकी है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस जंग को बंद कैसे कराएं। इसलिए कि आप अंदाजा लगाएं कि व्हाइट हाउस में जितनी भी गुफ्तगू होती है तो सबसे पहले पूरी गुफ्तगू जो है वो जाती है क्या कहते हैं, नितिन याहू के पास। फिर नितिन याहू फैसला करते हैं कि क्या करना है। तो अब आप देखें कि ये चीजें सब जब नितिन याहू इनको कहते हैं तो ट्रंप की समझ में नहीं आता कि ट्रंप क्या फैसला करें। अब ट्रंप का भी इसमें लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी लगता है इसमें कोई कसूर है नहीं। अब अमेरिका की जो अवाम है वो भी किसी सूरत तैयार नहीं है इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए। अब आप देखें कि मुज़ाकरात की टेबल पे आते आते ये मुज़ाकरात नहीं हुए। अब फिर उन्होंने
उन्होंने कहा है कि जुम्मे तक शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा अपना किरदार अंजाम दे रहा है। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा राजी कर रहे हैं ईरान को। देखिए, असल मसला ये है कि जंग खत्म करने के लिए दोनों कंट्री चाहती है। ईरान भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग को खत्म हो जाना चाहिए, और अमेरिका भी चाहता है, मगर एक वाहिद मुल्क है इसराइल जो नहीं चाहता ये जंग बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका की खुद आवाम नहीं चाह रही है कि ये कंटिन्यूस जंग को रखा जाए। वो लोग खुद एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब देखना ये है कि आखिर होना क्या वाला है। हमारे साथ तिवारी साहब भी मौजूद हैं, तजिया निगार, और इरफान भाई तजिया निगार मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर भी मौजूद हैं। इनसे भी इनकी राय लेते हैं कि आखिर ये लोग क्या देखते हैं, और इनकी भी बड़ी कड़ी नजर रहती है सियासत के ऊपर। जी बोलिए इरफान भाई, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और आप तमाम नाज़रीन को। जो आपने बात कही है, इस वक्त हालात जंग से ज्यादा जो हालात कंफ्यूज है ना, वो ट्रम्प साहब के बयानात हैं। जी बिल्कुल सही कहा, ये जो हर पल लम्हा चेंज। जी हाँ, ये जंग से भी बड़े खतरनाक लम्हात हैं। जी। अब ट्रम्प साहब जो है, असल में प्रॉब्लम ये है उनकी कि वो बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर है, अवामी अपनी अमेरिका की अवाम की और अपनी एस्टेब्लिशमेंट की और इसराइल की, और उनकी जो शोहरत है वो, यानी कि मकबूलियत जो है, उनकी पॉपुलैरिटी वो 40 से 30% पे आ गई है अप्रैल, समझिए। और क्या कहते हैं, आवाम जो है वो कुछ और चाहती है, ये कुछ और चाहते हैं, समझिए ना, और डिक्टेशन कुछ और मिल रही है। तो इन हालात के अंदर, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि आवाम कुछ चाहती है, जी, फैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरफ को जाऊं मैं, समझिए ना। और मुझे तो खदशा है कि जैसे इतनी वो प्रेशराइज हुए हुए हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कोई उनको कोई अटैक ना हो जाए, कोई ऐसी चीज में ना आ जाए जहनी तौर पे या बीमारी में कि वो अस्पताल जाना पड़े, तो इस तरह टेंशन वो लिए हुए हैं। अब बात आ गई ईरान और अमेरिका की दोबारा। इन्होंने पहले कहा कि कुछ नहीं होगा, सीज फायर ये है वो। अब उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को हम सीज फायर करेंगे, सॉरी सीज़फायर नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, सॉरी, हाँ, मुज़ाकरात के लिए कहा। अब देखिए बात ये है, अब देखिए फ्राइडे तक का टाइम दिया है कि मुज़ाकरात होते नहीं होंगे। जीडी को जो है ना, बैंड्स को जो है ना फ्लाइट में चढ़ा के वापस उतार लिया, मीडिया पे एतराज़ात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब इनको कौन गाइड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है उनको क्या मशवरा देता है। जेडी वैंस को जो उतारा है जी, वो ट्रम्प साहब ने किसी के कहने पे उतारा। वही ना, वही तो बता रही हूँ कि सारे गाइड। जी, वो किसी का ऑर्डर आया उनको, और उन्होंने कहा अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, हाँ, मजीद इस पे गौर करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। जी, उधर से हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल है, वो भी पूरी लो में है कि ये जंग ना हो, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। जी, ठीक है। और अब देखिए कि बात ये है कि मैंने कहा था कल भी कि यूनाइटेड नेशन जो है वो दुनिया में बड़ी खप डालती है कि जहाँ कहीं हो जाए आगे बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट देते हैं, राइट। अफ्रीका के मुल्क में हो जाए, यानी कि ऐसे मुल्कों के ऊपर स्टेटमेंट देती है जो ताकतवर नहीं है, और जो ताकतवर लोग हैं उनके खेल को देखते रहते हैं और कोई बयान नहीं देते, खामोश रहते हैं, समझिए ना। ईरान जो है वो चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन उसने अपनी जो शर्तें हैं उस पर लचक पैदा नहीं की है। उसने कहा कि हमारी सिंपल वो है कंडीशंस स्टेटमेंट के अंदर, और ये कंडीशन जो है इनको आप फुलफिल कर दें, हम एग्री करते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने हार्मोस स्ट्रेट खोली थी ना, किसके कहने पे खोली थी आप बताइए मुझे? पाकिस्तान के कहने पे ना। फील्ड मार्शल ने जाके कहा, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने खोल दी। खोली गादी वहाँ पे तो नाकाबंदी कर दी उन्होंने फौरन ही। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब जब उन्होंने इतना बड़ा जेस्चर दिया, खोल दी आपके पाकिस्तान के कहने के ऊपर, तो क्या अमेरिका को उस पर ब्लॉकेज करना चाहिए था? तो उसने तो गलती पे, वही तो आप ये कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहा है वो। सीफायर का कहते हैं, सीफायर होता ही नहीं है। जब उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने आपको दिया, एज दिया, हार्मोस स्ट्रेट को खोला, तो आपको ब्लॉकेट करने की क्या जरूरत है? आप भी अपने आप को पीछे कर देते ताकि एक रेगुलर पीस अमन जो है, नाकाबंदी जो जंग बंदी हुई है, सीज फायर हुआ है, वो चलता रहता, ठीक है।
अब उन्होंने देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है ट्वीट में ट्रम्प साहब ने कि अब जो सीज फायर होगा उसकी वो गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगा, क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुके हैं बार बार ना टाइम दे के। जंग उनसे हो नहीं रही, ठीक है, और वो टाइम दिए जा रहे हैं। वो इंडिया के वो एक फिल्म है जिसमें वो टाइम बाय किए जा रहे हैं जी। धर्मेंद्र का बेटा कहता है ना अदालत के अंदर जज साहब तारीख पे तारीख है तोड़ी में डैश डैश। तो मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं अब ट्रम्प साहब को एम्बैरेसमेंट हो रही है बहुत ज्यादा दुनिया में, समझिए ना, और वो ज़हनी तनाव का शिकार है, समझिए। और अमन जो है इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि इसको कर दिया गया और उस मसले को एक्सटेंड करने वाले अमेरिका या ईरान नहीं है। इस मसले को तवील देने वाले जो असल प्लेयर हैं, गेम के पीछे मुहर्रिकात हैं, वो जो मुल्क है वो है। वो नहीं चाहते कि इस पीस में हो, क्योंकि मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि इसके अंदर एक मजहबी आंसर है, इशू है। वो उन्होंने चाहे ग्रेटर इसराइल 5 मिनट के लिए बने या 10 मिनट के लिए बने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे बनना है। ये जो ने उस रविश पे जाना ही जाना है, समझिए ना, या कुछ भी हो, और उसको पूरा करना है इन्होंने। तो मकसद ये है जब एक कुव्वत जो के ताकत रखती हो अमेरिका के ऊपर हर लिहाज से, इकोनॉमिकली भी और डीप स्टेटमेंट के लिहाज से भी, तो उनको ये चीजें जो है वो क्या कहते हैं हैंडल करनी मुश्किल रहेगी अमेरिका के सदर को। और उनकी जो ज़हनी तनाव है और परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल जो है ना ट्रम्प के ज़हनी दबाव को इससे खेल रहा है और उनको किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचा रहा है कि शायद वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, समझिए ना। बाकी वल्लाह आलम क्या है, लेकिन पीस की बात जो है ना कहीं नजर नहीं आ रही, और बात जो है वो खटाई में ही पड़ती है। अब मुझे बताइए फ्राइडे को वो आएंगे जेडी वैंस, वो किस पॉइंट पे आएंगे? ईरान के तो पॉइंट्स वहीं खड़े हैं। ईरान के पॉइंट्स वहीं खड़े हुए हैं। उनकी मतलब यही, अब जुम्मे तक तो सोचें ट्रम्प साहब पता नहीं कितने कितने अपने बयान दे देंगे और कितनी कितनी धमकियां लगा देंगे, तो फिर किस तरह के हालात होंगे। अभी एक जहाज पे पहले जब कहा सी फायर हुआ है तो एक जहाज पे कब्जा कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरे जहाज पे कब्जा कर लिया। अब पता नहीं, आप देखें ना हरमक्स का भी जो नाकाबंदी की हुई है उसको भी नहीं खोला जा रहा। तो आखिर पता नहीं ट्रम्प ने क्या सोचा है, वही गाइड ही कोई और कर रहे हैं ना, इसराइल सब पर गाइड कर रहे हैं। एक और खर्चा भी है चाइना की तरफ से। चाइना बहुत खामोश गेम खेल रहा है, वेरी क्वाइट प्लेयर है वो इस वक्त, लेकिन उसने अभी वो जो है शी जिनपिंग जो सदर है चाइना के, वो ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देते। आप देखते हैं ना कि वो इतनी ज्यादा खुल के स्टेटमेंट जो नहीं करते, लेकिन अभी जब उन्होंने कुछ दिनों पहले MBS से टेलीफोन पर रब्ता किया है तो उन्होंने इनडायरेक्ट अमेरिका को धमकी दे दी है कि आप जो है, और उसकी धमकी ये ऐसा हुआ था कि चाइना के जहाज निकलते गए हैं, पता है आपको, हार्मज़ स्ट्रेट पे अमेरिका ने उनके जहाज नहीं रोके, समझिए ना। तो बहरहाल सिचुएशन गंभीर है और मामला जो है, और ये कुछ 1-2 कंट्री जो इसराइल के साथ हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो ये सारे चीख पड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जो उनका साथ दे रही है। जी बोलिए तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं। जी भाई, मैं बिल्कुल, खबरें तो बहुत सारी हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन चूंकि इरफान साहब और मैं हम लोग बात करते रहते हैं तो अभी इन्होंने इशारा किया तो बिल्कुल सही बात है। जिन कंट्रियों ने ट्रम्प को अपना नोबेल प्राइज देने की बात की, वही कंट्रियां जो हैं इसमें अपना खेल कर रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको न्यूज बता दूं। मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट खबरें बताता हूँ आपको जो अभी हुई है। एक तो ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने अपने जो नेवी का जो जनरल है ना, समझिए ना, नेवी का जो जनरल है उसको अभी उसको हटा दिया है, सैक कर दिया है। ओके, तो ये एकदम नया डेवलपमेंट है। और उसी
के साथ में मैं आपको बता दूं कि ये नेवल अपराध, इसके पहले आपको ये पता हो कि आर्मी जनरल को भी हटा दिया गया था एकदम जी इसी जी तरह से। जी 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 ये वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के राइटर से लेकर अल जजीरा तक हर जगह पर ये खबर है, ठीक है। तो अप्रैल 3 को हटाया गया था रैंडी जॉर्ज को, जो कि आर्मी के जनरल थे, ठीक है। और अभी जो हटाया गया है वो है अपने इसके क्या नाम है नेवी के जनरल जो है वो है। तो ये सिचुएशन अभी हुई है। और उसके साथ में वैसे सबको जानकारी इस बात की है पूरी तौर पे कि क्या हो रहा है, मतलब कि अभी जैसे अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि उम्मीद है फ्राइडे तक कुछ हो जाएगा, ठीक है। जी जी। अब ऐसा है कि ईरान का भी अभी, यानी कि उन्होंने कहा कि फ्राइडे तक हो जाएगा, अभी उम्मीद है, मगर कुछ पता नहीं है कि फ्राइडे तक कुछ होगा या नहीं होगा। अभी तो कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। ना हो जाए जी, तब तक तो ये मान ही नहीं सकते। और हो जाने के बाद भी कितने दिन तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। देखिए असल मसला ये है कि हर कोई चाहता है फतह का जो है ना, ये जो फतह का ऐलान करने का हर कोई ये जो ना खेल खेल रहा है। हर कोई चाहता है कि फतह अपने लिए रखे कि जी हमने फतह कर लिया। ईरान भी और अमेरिका भी दोनों चाहते हैं जंग बंद हो, मगर फतह का ऐलान कौन करे, सबसे मेन चीज ये है। ये गेम चल रहा है। इंटरनेशनल शेम आगे तक के लिए हो जाएगी जी। अगर वो असल मसला तो यही बना हुआ है सबसे ज्यादा, ट्रम्प के लिए भी और ईरान के लिए भी लाजमी। तो वैसे मगर आप सोचे ना कि के लिए भी और ट्रम्प साहब के लिए भी अमेरिका के अंदर में है कि उसके बाद में इस मतलब जिस ढंग से वो कर रहे हैं काम, वो लोग तो पसंद नहीं कर रहे हैं। उसमें अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती होगी तो उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें जरूर कि पाकिस्तान को जो इसमें जो एडवांटेज मिल रहा है जितना भी, ओके, वो अपने आप में उनकी किस्मत है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये समझौता नहीं होता है, अगर ये समझौता जो कि लगता है कि मतलब अभी जो लग रहा है कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का कभी ऐसा नहीं रहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ओके, जो बोलते हैं वो करते हैं, वो तो सबके सामने आ चुका है कि ट्रम्प साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ट्रम्प की जबान पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकते, मगर अभी तक वो जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। अल्लाह करे साबित हो। पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं अभी। तो मैं ये सवाल आपने अच्छा उठाया, मैं इरफान भाई से भी इसका जवाब लूंगी जरूर। जी बोले आप, पहले आप अपना दे दें, फिर मैं इरफान भाई की बात पूरी कर दूं। जी देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के को ये समझना, आपको क्या लगता है कि ये ट्रम्प का जो इस वक्त इतना झुकाव है, तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई फायदेमंद साबित होगा? पाकिस्तान के लिए क्या तरक्की के रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये सवाल पैदा होता है बहुत बड़ा। जी, ट्रम्प को चापलूस लोग पसंद है, तो जो उनकी तारीफ एक सेकंड है ना, ये है ना, हमें दीपक साहब ने भी ज्वाइन किया, जरा मैं उनसे भी। जब तक शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर जो है ट्रम्प की चापलूसी करते रहेंगे, हो सकता है उनको ट्रम्प से कुछ फायदा मिले। जिस दिन उन्होंने थोड़ा सा भी इधर से उधर कुछ अपनी बात सही ढंग से रखने की कोशिश की, ओके, उसी दिन ट्रम्प साहब बिना सेकंड के पत्ता काट देंगे। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं जब तक उनकी जी हजूरी करते रहेंगे, जब तक वो खड़े रहेंगे, जैसे ही उन्होंने जी हजूरी से इनकार किया तो उनका पत्ता कट जाएगा। हमें है ना, अभी दीपक साहब ने भी ज्वाइन किया, हम उनको भी चाह रहे हैं कि अपने शो में शामिल करना। जी हेलो जी, क्या हाल है आपके दीपक साहब, क्या कहेंगे आप? समीना जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप ये बता दें कि ये जो जंग छिड़ी हुई है, जंग के असरात सारी दुनिया पे काले बादल छाए हुए हैं, तो अभी ये कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आपने देखा है कि ट्रम्प साहब अपने बयान तो हर 15 मिनट के बाद चेंज कर देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं और कभी कोई बयान देते हैं, तो जिसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। कि जिस तरह जीडी बैंक्स को एयरप्लेन में बिठा के वापस उतार लिया गया, और उसके बाद जब मीडिया ने शोर मचाया तो उन्होंने मीडिया पे ही एतराज उठा दिया। दुनिया के तमाम मीडिया पे उन्होंने एतराज उठाया कि ये मीडिया सब झूठ और फेक न्यूज फैलाता है और इस फेक मीडिया को बंद करना चाहिए। तो आप ये बताएं कि कौन से मीडिया को बंद करेंगे? क्या वो फेक न्यूज फैलाई है? सारे मीडिया ने, दुनिया के तमाम मीडिया ने फेक न्यूज फैलाई है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या देखते हैं आप ये सब, इस जंग का नतीजा? समीना जी, आपको पूरे जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का, इसको इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा जी। ये देखिए, ट्रम्प को हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, वो हो सकता है कि
ओसीडी के पेशेंट हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज के, कि वो हर 2-2 मिनट बाद अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। पर इतने भी बेवकूफ नहीं माना जा सकता। जो बंदा $20 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर सकता है, उसको आप क्या समझते हैं कि वो आदमी अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके पीछे क्या इंटेंशंस हो सकती है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा क्या हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प इज ए आउटर फेस, वो एक कंट्री का, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पर उसके पीछे पूरी लॉबी, पूरी एडवाइजरी कमेटी होती है जो वर्क करती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अकेले काम कर ही नहीं सकता, उसके पीछे CIA की लॉबी है, इंटेलिजेंस लॉबी है, तमाम एडवाइजरी है, थिंक टैंक्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी, पूरी कांग्रेस है, पूरी सेनेट है, पूरी सिस्टम चलता है। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह के ट्रम्प रोज हर 2 मिनट बाद चेंज कर देते हैं, एक घंटे में 7 और 8 ट्वीट्स डालते हैं अपने, और हर ट्वीट का आपस में कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं आपस में। तो ये सब कंफ्यूजन जो पूरा क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे टोटल इंटेंट क्या है, अमेरिका क्या चाहता है। तो अगर आप मार्को रूबियो का, अगर एक ट्वीट आया था, परसों भी आया था और कल भी आया था, अगर आपने पढ़ा, और डिटेल, तो उन्होंने कहा है कि हमें ईरान से अपेक्षाएं हैं, जो हमें ईरान से जो हमें चाहिए, वो बेसिकली 4 चीजें वो चाहते हैं। जबकि उन्होंने कुछ चीजों में पहले, अगर आपको ध्यान हो, एक 15 पॉइंट की डिमांड रखी थी। तो उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट 15 पॉइंट, हमें 15 पॉइंट नहीं चाहिए, या ईरान ने 10 पॉइंट की रखी थी, वो सब भूल जाइए, हमें 4 चीजें चाहिए। पहली चीज कि हमें यूरेनियम, ईरान जो है कभी भी, ना तो 5 साल के लिए ना 20 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ईरान विल नेवर गेट एनी यूरेनियम एनरिचमेंट। वो जो इंस्पिरेशन है वो भूल जाए टोटली, एस्पिरेशंस। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ईरान जो है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो आप लिमिटेड तौर पे, उसमें आप ICBM नहीं बना सकते जिससे अमेरिकन सॉइल को खतरा हो। तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को ऑन रखिए प्रोग्राम को, पर लिमिटेड तौर पे। तीसरा उनका ये था कि ये जो रिजीम है जी, वो चाहते थे कि हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट ईरान में किसी तरह स्थापित हो जाए, और उसको हम इवन प्रमोट करेंगे, हम फाइनेंशियली भी एड देंगे। देखिए, ईरान को कभी भी वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो वहां पर, बल्कि उनको लिटरली वीक करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये अमेरिका के इंटेंशंस हैं। और चौथा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि तेल पे किसी तरह हमारा कब्जा हो जाए, किस तरह हम ऑयल रूट को कंट्रोल करें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो इंटरनेशनल वाटर है, उसमें जो ईरान क्लेम करता है कि हमारी टेरिटोरियल है, वो टेरिटोरियल है ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल वाटर आउट है, और अभी तक ही बना हुआ था जी। तो वो ओपन कर दें, वो इंटरनेशनली रहेगा। तो यही 3-4 चीजें जो अमेरिका बेसिकली ईरान से चाहता है। और यही घुमा फिरा कर अगर आप इन टोटलिटी देखेंगे, अच्छा इजराइल का क्या मंशा है? इजराइल तो बहुत कहता है सीधे सीधे, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कोई भी आर्सेनल है तो उससे हमें एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है। तो हम नहीं चाहते कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाए, उसको डंप करना होगा। दूसरा, वो ये चाहते हैं क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, 79 में जब ईरान में ये मुल्लाओं की रिजीम आई थी, जब अयातुल्ला खमैनी की टेक ओवर हुआ था, उसके पहले शाह ईरान के राज में इजराइल हैड ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान, और बल्कि सपोर्ट इकोनॉमिकली और टेक्निकली सपोर्ट करते थे ईरान जी। तो मुझे ये लगता है कि उनका जो इवन इजराइल का भी है, इजराइल का तो 2 ही चीजें हैं। इजराइल तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि हमारा एक्सिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप इजराइल को अदर वे में देखेंगे, उसका कि जो ग्रेटर इजराइल का आइडिया था, जिस तरह से उसने सीरिया में बफर जोन क्रिएट कर दिया, 700 स्क्वायर किलोमीटर का, सदर्न लेबनान में कर रहे हैं वो, इसी तरह गाजा में कर लिया। तो इजराइल बेसिकली जो ग्रेटर इजराइल का एक कॉन्सेप्ट था वो नहीं, इजराइल तो कहता है कि हमारा एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मिट जाएगा, हम चारों तरफ अपने बफर जोन क्रिएट कर देंगे। तो ओवरऑल आप इंटेंट देखिए, फॉरगेट अबाउट कि कौन ट्वीट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, आप इधर ईरान के अगर सिनेरियो में देखिए तो ईरान में आजकल इतना
ये मालूम ही नहीं है कि IRGC कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिशियंस के पास कोई कंट्रोल है नहीं। पेशियान साहब का अगर आप स्टेटमेंट देखें, उनके फॉरेन मिनिस्टर अगार्ची का स्टेटमेंट देखें, आज की डेट में वहीदी और दो ही लोग हैं जो बेसिकली IRGC को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल इन टोटलिटी में पूरे वॉर को आप सिनेरियो को देखें तो सिनेरियो में तीन ही चीजें समझ में आता है कि अमेरिका के इंटेंशंस क्या है। फॉरगेट अबाउट कि वो रोज क्या बोलता है, हर 2 मिनट बाद बदल देता है। इजराइल क्या बोलता है, मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्रीज क्या बोल रहे हैं। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में समीना जी आप अगर देखिए तो टोटल 17 कंट्रीज इन्वॉल्व हुए वॉर में, और 14 मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में किसी ने भी रिटालिएशन नहीं किया है। जबकि उनके रिफाइनरी तक के अटैक हुए, उनके सिविलियन स्ट्रक्चर पे अटैक हुए, पर उन्होंने कभी रिटालिएशन अटैक्स नहीं, क्योंकि सबकी मंशा यह है कि, और आपको आज हम बता दें, मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी नॉट नेक्स्ट ईयर, बट सारे पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कुछ साल बाद ईरान विल बी वेरी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, और Iran will be allied to the Middle East and Iran will be allied to the Israel. यही उनका टोटल इंटेंट है कि ईरान को हम खत्म नहीं करना चाहते। ईरान में फ्रेंडली गवर्नमेंट ले आते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहे, ऑयल हम कंट्रोल करेंगे, न्यूक्लियर एस्पिरेशन खत्म कर देंगे, मिसाइल जो है वो ICBM अपने लोकल रेंज पे। तो आपको लगता है कि क्या ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। आपको लगता है कि ये जो जंग का जो अभी जो जंग के असरात नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ नहीं रहे, तो आप जो आपने अपना तजिया दिया, तो आपको लगता है कि इस चीज में कामयाब हो जाएंगे, ये ईरान के साथ इस तरह का मायदा ईरान करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल पूरा डायरेक्शन अगर आप देखिए जी, अभी अमेरिका ने यूनिलैटरली सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, जबकि ईरान ने ये तक कहा कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते, और उसने ये स्टेटमेंट दिया। उनका ट्विटर आया है कि जो स्पोक पर्सन, क्या नाम है उनका, तालिबाफ का जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि ये टाइम बाय आउट कर रहे हैं जिसमें कि ये और आर्सेनल इकट्ठा कर सके अमेरिका। उन्होंने ये तक इल्जाम लगा दिया अमेरिका पे, पर अमेरिका ने यूनिलैटरल, वैसे इल्जाम नहीं लगाया, वैसे इसमें कुछ हकीकत नहीं नजर आ रही है आपको? टाइम बाय कराया जा रहा है। होगी हकीकत तो बिल्कुल होगी, हम तो इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करते, राइट, कि टाइम बाय आउट करने के पीछे तैयारियां तो होती हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल और ये अमेरिका यही चाह रहे हैं कि टाइम बाय करना चाहते हैं, और किसी सूरत भी उनका अपना प्लान ये है कि किसी सूरत भी, जिस तरह आपने कहा कि ईरान पे वो खुद अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं, ईरान पे पूरा हुक्मरान जो है ना खुद बनना चाहते हैं, अपनी मर्जी से ईरान की हुकूमत को चलाया जाते हैं, मगर ईरान किसी सूरत भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाएगा, उसको आना पड़ेगा, मगर लगता नहीं कि होगा। अगर होना होता तो ये पास ऑप्शन, समीना जी, ईरान के पास आजकल देखिए इकोनॉमिकली ये हालत है। फिजिशियन साहब का भी 4 दिन पहले का स्टेटमेंट पढ़िए, ट्विटर पढ़िए आप जी, मैं तो सारे ट्वीट पढ़ते होंगे यकीनन 100% जी, और आप देखिए उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है लोगों को जो सरकारी कर्मचारी। इकोनॉमिकली आज की डेट में ट्रम्प का आया है कि हमने पिछले वीक $5 बिलियन का ईरान को अलाउ किया था ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए। $5 बिलियन का ईरान ने एक्सपोर्ट पिछले 2 हफ्तों में $5 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट किया, वो विद द परमिशन ऑफ द यूएस नहीं चाहता है कि वहाँ कंट्रोल करे। यूएस का ये है कि हमारी फेवरेबल जो हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट है वो आ जाए, ये रिजीम चली जाए, IRGC खत्म हो जाए, ईरान की अपनी फोर्स हो, ईरान की अपनी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, और ईरान इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड हो, मिलिटरली डेवलप ना हो पर इकोनॉमिकली जरूर, और वो मिडिल ईस्ट के फेवर में है। क्योंकि देखिए सबको मालूम है कि आज दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल ईरान कंट्रोल करता है, ईरान के पास प्रोडक्शन है। अगर कल को दुनिया में कुछ प्रॉब्लम आती है और ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटीज में कुछ आपस में झगड़े होते हैं या वॉर होते हैं, तो ईरान इज द वन जो पूरी दुनिया को, ईरान एंड रशिया आर द वन जो कि 35 से 40% ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं, इवन मोर देन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट भी नहीं
चाहता, इसीलिए मिडिल ईस्ट में इतने उन पे अटैक हुए, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक हुए, कभी रिटालिएशन नहीं किया। कोई चाहता ही नहीं कि ईरान का वजूद खत्म हो या ईरान का, वो तो ये चाहते हैं ईरान जो है फेवरेबल गवर्नमेंट आ जाए, IRGC और ये जो मुल्लाओं की सरकार है ये खत्म हो, और ईरान जैसे पहले शाह ऑफ ईरान के समय में कंट्रोल्ड और लाइक एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड कंट्री होता था वैसा बन जाए, जो कि इजराइल के भी फेवर में हो, मिडिल ईस्ट के भी फेवर में हो और US के भी फेवर में हो। जी, तो इसमें गलत क्या, और आज की डेट में ईरान के पास ऑप्शंस नहीं है, वो छोड़ दीजिए चाइना मदद कर रहा है, रशिया कर रहा है, हाँ मैं अभी आप लेती हूँ इरफान भाई। जी जी जी, वो कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है, जरा आप बताइए क्या क्या ऑप्शन है। जी देखिए, ईरान के पास सारी ऑप्शंस हैं, जी, समझिए ना। ये जिस तरह पेंट कर रहे हैं ईरान को कि वो बहुत मुश्किल में है, ठीक है, मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन ईरान जो है वो डट के खड़ा है। जी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, ये कहते हैं कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो अमेरिका और इसराइल है और दूसरी 2-4 कंट्रियां हैं, वो चाहती हैं कि ईरान कायम रहे, लेकिन हमारी कठपुतली हुकूमत के साथ ऐसी हुकूमत हम बनाएं जिसकी इन्होंने कोशिश की, जिससे उसकी जो डोर है वो उनके हाथ में हो। हाँ, ये 2-2.5 माह पहले में जो कोशिश 3 माह पहले की थी ईरान के अंदर गवर्नमेंट को ट्रिपल करने की, वो रज़ा शाह पहलवी के बेटे को लाने की, वो नाकाम हो गई। वो इनके गले पड़ गई। अमेरिका के ये सोच नहीं सकते थे, ठीक है, रेजिस्टेंस किया ईरान ने और वो खत्म हो गई, समझिए ना। अब वो चाहते हैं कि ये किसी तरह जब वो बात खत्म हो गई तो फिर ये जंग का आगाज हुआ, क्योंकि इनके आपको ये भूलना नहीं चाहिए तो उनकी ये जो कोशिश थी वो पहले भी मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने की, अमेरिका ने और इसराइल ने, वो कामयाब रही। वहाँ की हुकूमतें गिर गई, अवाम जो है वो बोली नहीं, लेकिन ईरान ने बताया साबित करके कि अगर हम सुपर पावर नहीं है तो हम बगैरत भी नहीं है, हम आप लोगों का मुकाबला करेंगे। अभी ताज़ा खबर है कि ईरान के अंदर आप ये देखिए कि जज्बा उनकी आवाम का और उनकी कौमियत का, कि मर्दों के अलावा अब औरतें भी जो हैं वो भी दिफाई फौज के अंदर शामिल हो गए, तकरीबन 20 मिलियन। समझिए ना, उन औरतों ने भी। एक मिनट आपका वक्त ले सकता हूँ समीना जी? इरफान भाई 1 सेकंड। जी बोलिए सर। ईरान में आज की डेट में यही नहीं मालूम है कि रूल कौन कर रहा है। आज की डेट में IRGC रूल कर रही है, एंड IRGC इज नॉट इन ईरान। ईरान के 2 सिस्टम चलते हैं, एक मुल्लाओं का सिस्टम है जो IRGC के नाम थे, जिसमें ईरान नाम नहीं आता है। IRGC का मतलब है इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड काउंसिल, सो इस्लामिक है वो, दैट इज। दूसरी बात, जो ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके कि राष्ट्रपति पेजेशियान साहब हैं और अगारची उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज उनको इस तरह कमजोर कर दिया गया है कि आज ईरान में 2 तरह की फौज है, IRGC की फौज है और एक ईरान गवर्नमेंट की फौज। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब चौधरी साहब, जो भी नाम है, सॉरी इरफान भाई जी, जो इरफान जो भी, अच्छा, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये पिछले 5 दिन का ईरान सरकार का, मैं IRGC की बात नहीं कर रहा, ईरान सरकार के अगर पिछले 5-6 दिन के ट्वीट्स केवल पढ़े, और जिस तरह से पेजेशियान साहब ने या अगारची ने, इवन आज इस्लामाबाद में ईरान ने जो मना किया वो सरकार ने नहीं, IRGC जनरल वहीदी जो केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अलाउड है मुस्तफा खमेनी से मिलने की। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ईरान की आज की डेट में हु इज रूलिंग ईरान? IRGC इज रूलिंग ईरान एंड IRGC इज नॉट इन ईरान। नहीं, मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरी इतलात है और मैंने जो मालूमात मुझे मिली है, ईरान की जितनी भी फोर्सेज हैं इस वक्त ईरान के अंदर, वो कह रहे हैं कि दो बनी हुई है। सुन लीजिए, पासदान ने वो है और दूसरी फौज है और तीसरी, ये सब में एक आपस में ज्वाइंट है,
ये कोई अलग-अलग होमटेल नहीं चला रही या कोई दो नहीं चला रही, ये बिल्कुल एक ही पेज पे हैं सब के सब। मैं आपको ये इत्तला कर दूं, समझिए ना, ये इन सब का मकसद सिर्फ ईरान के लिए फाइट करना है और कोई मकसद नहीं है इनका, समझिए ना, कि ईरान के लिए फाइट करना। देखिए आपको जानकारी नहीं, चलिए नहीं, हम डिस्कस नहीं करना चाहते इस बात पे। आप पिछले 5-6 दिन के आप जो ईरान पजकियान साहब के, अकाशी साहब के ट्विटर के ट्वीट पढ़िए और आपको बहुत कुछ नॉलेज उससे आ जाएगी, क्योंकि मेरे तो अपने सोर्सेज हैं और मेरे सोर्सेज इवन ईरानियंस के थ्रू है सोर्सेज, तो मुझे तो बहुत कुछ थोड़ा सा मालूम है, जो कि मैं फोन पे या टीवी पे भी मैं जाता हूँ तो बात नहीं कर सकता, और इंडियन चैनल्स पे भी जाता हूँ मैं बात नहीं कर सकता, और बहुत खुल के चीजें नहीं बताई जा सकती। राइट। बट बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो आपको देखिए, जियोपॉलिटिक्स इज नॉट कोई इज वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ये कोई गैस करने की चीज नहीं है। इसमें पीछे होता क्या है कि फेसेस अलग होते हैं बट इसके इंटेंट्स डिफरेंट। बिल्कुल सही कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो आपने हकीकत बयान की है कि पीछे कुछ होता है। हर आदमी अपनी राय देने लगता है, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड हो या पॉलिटिकल सोर्सेज हो या ना हो। आदमी की अपनी व्यक्तिगत राय तो हो सकती है, अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस हो सकती है। देखिए, मैं आपकी इतला कर दूं कि ये 1943 नहीं है या 1953 नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये एक मेरे लिए बड़ी अजीब है और अचंभा है कि आप कह रहे हैं कि जो बातें अंदर होती हैं या वो चीज अंदर होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ सजेशन के ऊपर बातें ऐसी होती हैं जो कि बाहर नहीं आती, लेकिन 80% 85% आजकल के मीडिया के और आजकल के दौर में ये क्या नाम है साहब का, शमीना जी? मेरा नाम दीपक है। इरफान जी आपका नाम है ना? ये दीपक साहब, देखिए दीपक साहब, आप ज्यादा अच्छा आपको बता सकते हैं। नहीं, आप बेशक आप क्या मीडिया में 30 साल से हो, 40 साल से हो, लेकिन हालात और वाक़यात अब बदल गए हैं। अब वो दुनिया नहीं रही जो आज से 30 साल पहले थी। कोशिश नहीं कर रहा है। आज की मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, समझिए ना। और देखिए, आज के मीडिया के अंदर हर चीज जो है बड़ी एक ओपन हो गई है और रिसोर्स जो है लोगों के बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं। और सोशल मीडिया के अंदर ठीक है, मैं जानता हूँ कि हर चीज सच नहीं होती, लेकिन काफी चीजें जो है वो मंजरे आम पे आ जाती हैं, समझिए ना। और चाहे अंदर कुछ भी बात हो, हर चीज जो है वो बाहर मीडिया के ऊपर आ जाती है और कुछ उसमें सच होता है, कुछ झूठ होता है। लेकिन ये कहना कि अंदर कोई बातें ऐसी हो रही हैं जिससे कि दुनिया बेखबर है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे दुनिया बेखबर हो, समझिए ना। और अब मामला रह गया ये इनकी जंग का और आगे से चलने का। और सोर्सेज जो है सबके होते हैं दीपक साहब, अगर आपके हैं तो हो सकता है हमारे भी हो, लेकिन हमें शो करने की जरूरत नहीं होती, ना हमें बताने की जरूरत होती है, समझिए ना। और देखिए, ये अमन होता है तो इससे पूरी खित्ते के अंदर अच्छाई पैदा होती है। अब आप कल परसों की बात है कि इंडिया के अंदर 20 लाख लोग अपने बर्तन, हांडी, 3 डब्बे लेके निकले थे गैस की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो कितनी दिक्कत है वहाँ पे लोगों के लिए। मीडिया में सुना है कि आपने देखा है कि आपको सपनों में ये बात आई है। मुझे नहीं पता, मेरे सपनों में आई है। आपने देखना तो आप अपने सपनों में देख लीजिए, मुझसे ना सवाल कीजिए। अच्छा, इरफान साहब, 20 लाख लोग निकले हैं, कहाँ पे, इंडिया के किस शहर में निकले हैं, कब निकले हैं? देख लेना, आप तो मीडिया में है ना। अरे आप मीडिया में, आप मुझसे ना पूछिए, आप मीडिया में, आपको तो पता होना चाहिए। मीडिया में ही दिन भर, इरफान साहब, मैं इंडिया के मीडिया में ही दिन भर रहता हूँ, आप इंडिया का चैनल खोल के देख लीजिएगा। तो उसी की बात कर रहा हूँ, चैनल की बात कर रहा हूँ, समझिए ना। और बता दीजिए हमें भी, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट सिटीज के अंदर लोग जो है वो हड़ताल पे कि गैस की शॉर्टेज है। 2-4 क्लिप भेज दीजिए, ये हमें बताइए, हम अपने सोर्स से पता करा देंगे कि गैस की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा, मेरी गुफ्तगू सुनिए, आप बात पे न अटकिए, बात तो सुनिए। मैंने आपकी कोई बात को नहीं काटा था। आपको बात करना आता है, मुझे तो मालूम चल गया आपके पीछे कोई बैकग्राउंड, आप जो कह रहे हो ना, इसका कहीं देखिए, मीडिया से आपको खबरें बहुत मालूम चल जाती है।
मैंने कोई मीडिया पे इल्जाम तो लगाया ही नहीं है। मैंने कहा इंटेंट पे मैंने बात की है। मैंने जो आपने बात की ना, पूरी बात को पूरे जो सब्जेक्ट है उसको घुमा दिया। बात सुनिए हमने ना आप मीडिया के बारे में बात की, ना हमने तो कहा कि इस पूरे जो पूरा वॉर, राकेश साहब बड़े खामोशी से सुन रहे हैं। देखिए कि यूएस क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है, मिडिल ईस्ट क्या चाहता है। देखिए ईरान भी, अगर आपने सिंपल जवाब सुनना है तो ईरान भी पीस चाहता है, अमेरिका भी पीस चाहता है, नहीं चाहता तो इजराइल नहीं चाहता। ओके, आप जो लड़ रहे हैं दोनों पीस चाहते हैं, इरफान साहब, दोनों लड़ते हैं वो पीस चाहते हैं। सुनने की यकीनन तारीख में आपको पता हो रहा है क्योंकि इजराइल लेबनान के बीच में भी वो जो पीस डील हुई थी वो खत्म हो गई। वो मुझे बताइए, ये जंग के अंदर अमेरिका कैसे आया था? जंग के अंदर अमेरिका कैसे आया था? शुरुआत से ही आया था क्योंकि उनका कमिटमेंट है। भाईजान आप सुन भी लो, सुन लें जी भाईजान आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है। चले आप चुप हो ना, वो राकेश तिवारी साहब बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रही है। आप लोग खामोश हो तो आवाज आएगी। जी बोले सर। इको हो रही है, बहुत इको हो रही है। जी जी एक सिंपल सी बात है कि इजराइल का जब एक्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है कि ये होता है कि ईरान अगर एटॉमिक बम बना लेगा तो उससे हमारे ऊपर एक्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो कहता है कि सीधे सीधे हम ईरान को ठोकेंगे, उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अरे ये कहाँ का हिसाब है? खुद एटम बम बना के बैठा हुआ है और ईरान बनाया तो उनको चला रहा है। हिसाब किताब छोड़ दो, यहाँ कोई गणित नहीं चलती है। अरे तो आपकी बात मान लें, आपकी बात मनोहन मान लें। पॉलिटिक्स में हिसाब किताब नहीं होता। आप जो करें वो सही है और जो ईरान करे वो गलत है। अगर आपने बना लिया तो हर को हक है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी। आप अगर ईरान के पास इतनी ताकत है तो ठीक है, बना ले, कौन रोकता है उसको? बट इजराइल रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके ऊपर एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और अमेरिका उसको साथ देगा क्योंकि उसका अलाई है। वो तो 10 दफा कह चुका कि मैं नहीं बना रहा। आपने यकीन कर लिया इजराइल ने? अच्छा, बना नहीं रहा तो 460 किलो इनरिच 60 नहीं यकीन कर लिया। अगर वो यकीन ही नहीं करते बात को, जब वो यकीन नहीं करते जब वो, तो फिर कैसे बात बनेगी? आपका एतबार ही नहीं है एक दूसरे पे, आपका एतबार नहीं है। सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, आपका एतबार नहीं। मैं आपकी बात इसलिए सुनता हूँ कि आपकी बातें सच है। जी एक सेकंड, सच झूठ की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ बात नहीं, आप ये देखिए ना कि आप ये देखिए कि कौन जाति कर रहा है, समझिए ना। ईरान तो शुरू से कहता है, ईरान शुरू से कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। वो शुरू से अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ, वो शुरू से, इरफान भाई ने आपको सही कहा, वो शुरू से कहता है कि एटम बम हम नहीं बनाएंगे। आप क्यों फिर उस पर चढ़ाई कर रहे हैं? क्यों चढ़ाई कर रहे हैं? देखिए इरफान भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। इरफान भाई आप समझ नहीं है। देखिए कहने से हम भी कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो क्या गरीब, अगर मैं अगर कोई लेक्सस गाड़ी घूम रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तो मान लेंगे आप? नहीं मानेंगे। अगर ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो जो 460 किलो इनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% तक इनरिच्ड है, और उसके सेंट्रीफ्यूज है जो अमेरिका ने 5 जगह उनके एटॉमिक अंडर बंकर उनने अटैक किए B-2 बॉम्बर से, और JB-157 बॉम्ब्स फेंके हैं, बंकर बॉम्ब्स फेंके हैं। तो ये क्या, जो ये सारा न्यूज चल रहा है और ये जो एडमिट कर रहा है, और जो जितनी भी इंटेलिजेंस है और जितनी भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, इन सब खबरों को आप बिल्कुल नकार देंगे? आप इनको मानेंगे नहीं? अगर बस केवल ये मानेंगे कि ईरान ने कह दिया हम नहीं बना रहे हैं, मेरे पास नहीं है, तो दैट्स व्हाट। तो भाई और क्या होता है? हुकूमत स्टेटमेंट ही देती है ना, हुकूमत स्टेटमेंट ही देती है। आके इशारा मुआयदा किया अमेरिका के डायरेक्टर ने, अमेरिका के CIA के डायरेक्टर ने कहा। चले बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया दीपक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको फिर इनवाइट करेंगे, उसके ऊपर ये कंटिन्यू है। प्लीज
मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा जितने भी आपके फॉलोअर हैं जी उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा इसको डीप में जाके पढ़ें। उनको बहुत सारी चीजें, बिल्कुल कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी चीजें क्लियर होती है। तो एक जो प्रेजुडिस माइंड होता है, एक जो हम एक तरफा ही देखेंगे, हम एक तरफा ही सोचेंगे, वो नहीं, आप ओवरऑल पूरा व्यू लीजिए और उसके बाद बात कीजिए, आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। जी इस प्रोग्राम से बस इजाजत चाहेंगे, यही कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज आए ट्रम्प की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। और ये जंग कोई इसका हल नहीं है, पूरी दुनिया के खत्ते के लिए नुकसानदेह, सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है ये, बल्कि पूरी दुनिया की जंग है और इससे पूरी दुनिया ही अफेक्ट हो रही है। तो यकीनन हमारी दुआ यही है कि ये जल्द से जल्द कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, ऊँट किसी ना किसी करवट को बैठना चाहिए, मगर अभी बैठ नहीं रहा। चलें, आप भी लोग भी कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जिंदगी रही इंशाल्लाह, फिर कल फिर मुलाकात होगी। इससे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।